अपने मैरिज होम के स्वागत कक्ष में बैठी नमिता मुख्य रसोइये से शाम को होने वाले एक विवाह की दावत के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी राहुल उसके कमरे में आया। नमिता को स्वागत कक्ष में देखकर एक बार को वह ठिठक सा गया। अरे नमिता, तुम यहाँ? निगाहों में ही नहीं, उसके स्वर में भी आश्चर्य था। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? हंसते हुए नमिता ने गर्मजोशी से राहुल का स्वागत किया और बगल में पड़ी कुर्सी की तरफ बैठने का संकेत कर रसोइये से अपनी बात जारी रखी। फिर उसे एक सूची पकड़ा कर बोली, इस सूची के मुताबिक दावत की हर चीज तैयार रखें। खाना लगभग 9 बजे होना है। कोई शिकायत नहीं सुनूंगी मैं। जी मैडम, रसोइये ने सिर झुकाकर कहा और सूची ले वहां से चला गया। यह क्या लफड़ा है भई? राहुल ने अचरज से पूछा। कोई खास नहीं, नमिता मुस्कुराई। वही पुरानी मारक मुस्कान जिसका राहुल कभी दीवाना था। अपनी शादी तो सफल नहीं हो सकी राहुल, पर दूसरों की शादियों का सफल आयोजन करने लगी हूँ, कहकर खुलकर हंसी नमिता। हंसते समय उसी तरह उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे और वैसे ही खिलखिलाने के साथ उसकी छलक उठने वाली चमकदार पनीली आंखें। कुछ भी तो नहीं बदला है नमिता में। आजकल कहाँ है महाशय? राहुल को पता था कि नमिता का पति एक गैर जिम्मेदार व भगोड़ा किस्म का व्यक्ति निकला, जिसने शादी के बाद जीवन की किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से कभी निभाने की कोशिश नहीं की। किसी तरह बिगड़ैल बैल को गाड़ी के जुएं के नीचे रखने में सफल हो गई हूँ राहुल, वह सगर्व बोली। आजकल हमारे इस मैरिज होम का बाहरी काम वही देखते हैं। आदतों में भी कुछ बदलाव आए हैं। आशा है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना आलीशान मैरिज होम तुमने बना कैसे डाला? राहुल चकित स्वर में बोला। कोई बैंक लूटा क्या तुम लोगों ने? दिल में अगर कुछ करने का हौसला हो तो पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है राहुल, नमिता बोली। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक खन्ना साहब पैसे वाले आदमी हैं। शहर में एक अच्छे मैरिज होम की जरूरत सब महसूस कर रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैंने खन्ना साहब से इस संबंध में अपना प्रस्ताव रखते हुए बात की तो वे गंभीर हो गए। वे बोले, अगर तुम उसका इंतजाम कर सकती हो और सारा कुछ अपनी देख रेख में चला सकती हो तो बताओ। मैंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने पैसा लगाया। साहस का संबल यह रहा कि मैरिज होम शहर की नाक बन गया है। अब हर अच्छी शादी का इंतजाम हम करते हैं। हर अच्छी दावत हमारे यहाँ से होती है। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पति महाशय को अब सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। रात दिन इसके प्रबंधन में जुटे रहते हैं, खुश भी हैं और संतुष्ट भी। यानी आजाद पंछी को अपने पिंजड़े में कैद कर लिया है तुमने, राहुल मुस्कुराया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं परेशान रहता था तुम्हें लेकर कि तुम शादी करके खुश नहीं रह सकी। एक बार को तो सब कुछ उजड़ ही गया था राहुल, लगने लगा था कि सब बिखर जाएगा, जीवन बेकार हो गया, शादी असफल हो जाएगी। विनोद सचमुच ऐसे इंसान नहीं हैं जो घर बसा कर रहने में विश्वास करते हों। बेयायावर घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यह नौकरी तो कल वह, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। दर दर की ठोकरें खाना उनकी प्रवृत्ति और आदत में शुमार था राहुल। यह मैं ही जानती हूँ कि कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाई और अब खुश हूँ कि वे मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस काम में रुचि ले रहे हैं। काम चल निकला है और हमें अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। यह करिश्मा किसका मानूं, तुम्हारा या विनोद का? राहुल ने नमिता की आंखों में अपने पुराने दिन खोजने चाहे, जिनकी कोई छाया तक उसे नहीं मिली। कितनी बदल गई है नमिता, कितना आत्मविश्वास झलक रहा है अब उसमें। नमिता के माता पिता नमिता का रिश्ता राहुल से करना चाहते थे। राहुल नमिता को पसंद भी बहुत करता था, जाति की बाधा भी नहीं थी। विश्वविद्यालय में वह नमिता के लिए रोज चक्कर लगाता था। नमिता तब इंग्लिश से एमए कर रही थी और राहुल उसी शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज में बीए एमएस कर रहा था। करना तो हर युवक की तरह वह भी एमबीबीएस ही चाहता था, पर कई बार परीक्षा में बैठने के बाद भी उसमें सफल नहीं हुआ, तो जिसमें प्रवेश मिल गया वही पढ़ने लगा। एलोपैथिक डॉक्टर न सही, आयुर्वेदिक ही सही, डॉक्टर तो बन ही रहा था। नमिता के माता पिता चाहते थे नमिता जैसी नकचड़ी लड़की अगर राहुल को पसंद कर ले तो उनके सिर का भार कम हो, पर नमिता ने इनकार कर दिया। उसके इनकार से राहुल को चोट भी पहुंची, लेकिन वह जोर जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था। एक दिन राहुल ने पूछा था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे क्यों अस्वीकार किया नमिता? मुझ में क्या कमी या खराबी देखी तुमने? कोई खराबी या कमी नहीं है राहुल तुम में।
सच पूछो तो तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, जिससे मिलकर मुझे वाकई हमेशा अच्छा लगता है, खुशी होती है। पर राहुल, बुरा मत मानना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सुनकर जैसे राहुल आसमान से गिरा हो। कौन है वह खुशनसीब? विनोद, नमिता बोली। तुम जानते हो उसे, कई बार मेरे साथ तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। वह मेरा सहपाठी है। देर तक गुमसुम बना रहा था राहुल, फिर किसी तरह बोला था, तुम अपने फैसले पर फिर विचार करो नमिता। मैं विनोद की आलोचना किसी जलन से नहीं कर रहा। सच कहूँ तो मुझे वह एक बेहद गैर जिम्मेदार किस्म का युवक लगता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुमने उसे कैसे और क्यों अपने लिए पसंद किया। हो सकता है उसकी कोई बात या गुण तुम्हें अच्छा लगा हो, पर अपना अपना दृष्टिकोण है राहुल, नमिता बोली थी। मुझे उसका यह बिखरा बेढंगा व्यक्तित्व ही बेहद पसंद आया है। वह लकीर का फकीर नहीं है, बनकर किसी एक विचार और बात पर टिकता नहीं है। यह उसका गुण भी है और अवगुण भी। वह जैसा भी है वैसा ही मुझे पसंद है राहुल। तुम्हारे घर वाले राजी हैं विनोद के लिए? राहुल ने दूसरा दांव फेंका। नमिता बोली, राजी नहीं है, पर मैंने तय कर लिया है, शादी करूंगी तो विनोद से ही, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय ने राहुल को एकदम निराश कर दिया था। उसके बाद वह नमिता से कभी नहीं मिला, सिर्फ इधर उधर से उसके बारे में सुनता रहा कि नमिता विनोद से शादी कर खुश नहीं रह सकी। खैर मेरी छोड़ो राहुल, अपनी बताओ कुछ, नमिता ने पूछा। आज अचानक यहाँ इस शहर में कैसे? जिस बारात की दावत का यहाँ इंतजाम है उसका मैं बाराती हूँ नमिता। कार्ड में यहाँ का पता था और संपर्क में तुम्हारा नाम, तो तुमसे मिलने चला आया। और सचमुच तुम्हें यहाँ पाकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। चलो ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले चलूं तुम्हें, कहकर नमिता उठ खड़ी हुई। अपने सहायक से बोली, विनोद साहब आएं तो कहना कि सूची में लिखे सलाद का इंतजाम वे अपनी देखरेख में खुद कराएं। जी मैडम, सहायक ने कहा। तो राहुल को लगा कि नमिता की अपने काम पर पूरी पकड़ है और वह सचमुच मैरिज होम की एक कुशल संचालिका है। नमिता का कमरा तरतीब से सजा था। राहुल दीवान पर आराम से बैठ गया। नमिता ने घंटी बजाकर ठंडा पेय मंगाया। अब अपनी सुनाओ राहुल, शादी की, बच्चे हैं? नमिता की टटोलती नजरों से बचने का प्रयास करता रहा राहुल। चेहरे पर कुछ देर पहले की हंसी अब गायब हो गई थी। वह अचकचा उठा था। कुछ सोच नहीं पा रहा था, कैसे कहे और क्या कहे। संकोच देखकर नमिता ने उसकी तरफ गौर से ताका। क्या बात है राहुल? मुझे लग रहा है तुम किसी कसमकस से गुजर रहे हो। ठीक पकड़ा तुमने नमिता, वह खिसिया सा गया। एक कस्बाई शहर में सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा हूँ। पत्नी मुझसे खुश नहीं है, उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। जैसा डॉक्टर वह समझ रही थी, मैं वैसा डॉक्टर नहीं निकला। उसकी कल्पना थी कि मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, शहर में नाम होगा, मरीजों की लाइन लगी होगी, हर कोई इज्जत देगा। पर उसकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसने जाना कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सरकारी अस्पताल में मुझे मरीज तभी दिखाता है जब कोई और डॉक्टर वहाँ उसे नहीं मिलता। मरीज को मुझ पर विश्वास भी नहीं होता। तनख्वाह जरूर दूसरे डॉक्टरों जितनी ही मिलती है, पर न वह भाव है न वह सम्मान। अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी तक मुझे डॉक्टर नहीं गिनते। उनकी बीवियां मेरी बीवी को इज्जत नहीं देती, उसके मुंह पर कह देती हैं, वह भी कोई डॉक्टर है, चूरन चटनी से इलाज करता है। क्या देखकर तुम्हारे माँ बाप ने उससे शादी कर दी? अरे, नमिता को दुख सा हुआ। तब तो तुम्हारी पत्नी सचमुच अपमानित महसूस करती होगी। हाँ, राहुल बोला। उस अपमान के एहसास ने ही उसके दिल में मेरे प्रति नफरत पैदा कर दी नमिता। उसे मेरी सूरत से नफरत हो गई। मैं उसकी आंखों में एकदम नकारा और बेकार आदमी हो गया। 2 साल वह मायके में ही रही, बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। आखिर मैं ही गया अपनी नाक नीची करके उसे लेने। उसके माता पिता से बात की, पूछा मेरा क्या कसूर है। जैसा डॉक्टर हूँ वह शादी से पहले उन्हें बता दिया था। उन लोगों ने अपनी लड़की को शादी से पहले ही क्यों नहीं बता दिया? उसे अंधेरे में क्यों रखा? उसकी आंखों में इतने बड़े सपने क्यों दिए कि वह जीवन की इस कठोर सच्चाई से आंखें नहीं मिला सकी? माँ बाप ने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया? नमिता ने पूछा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी लड़की का बसा हुआ घर उजड़े। उन लोगों ने भी लड़की को बहुत समझाया। शादी ब्याह हंसी खेल नहीं है, जीवन का प्रश्न है, निर्वाह करना चाहिए। जीवन में ऊंच नीच अच्छा बुरा कहाँ नहीं होता। कोई ऐसे लड़ झगड़ कर अपने घर से भाग आता है क्या? फिर कुछ समझी वह? नमिता ने पूछा।
हाँ समझी तो, लेकिन उसने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। ओह! शादी न हुई एक शर्तनामा हो गया, हँस दी नमिता। लेकिन मैंने उसकी वह शर्त तुरंत मान ली। उसने कहा मैं अपना तबादला किसी एक ऐसे छोटे कस्बे में करवा लूँ, जहाँ मुख्य डॉक्टर मैं ही हूँ और कस्बे वाले मुझे सचमुच डॉक्टर मानें। राहुल कुछ चुप रहकर संतुष्ट स्वर में बोला, अब जिस कस्बे में हूँ, वहाँ वह मेरे साथ खुश है। हालाँकि वहाँ हर वक़्त बिजली नहीं मिलती, अस्पताल में साधनों की कमी है, दवाएँ अक्सर नहीं होती, पर कस्बे के दुकानदार दवाएँ रखते हैं और मैं जिन दवाओं को पर्चे पर लिख देता हूँ, उन्हें मँगाने की कोशिश करते हैं, जिससे मरीज़ ठीक होते हैं और मेरे प्रति लोगों का विश्वास जमने लगा है। मुझे भी अब लगने लगा है कि पत्नी की शर्त मानकर मैंने शायद ठीक ही किया। बड़े शहर में जहाँ एक से एक कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हों, वहाँ मुझ जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कौन पूछेगा भला? वहाँ कोई मुझे क्यों सम्मान देगा, महत्व देगा? पर गाँव कस्बों में जहाँ विशेषज्ञ क्या किसी तरह का डॉक्टर नहीं होता, वहाँ लोग मुझे सम्मान देते हैं। मुझ में भी आत्मविश्वास आया है नमिता। शायद दूसरों से जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं, तो हमारे अभाव हमें टीसने लगते हैं नमिता। हमारी कमियां हमें आत्महीनता के दलदल में धंसाने लगती हैं। ऊंट अगर पहाड़ की तलहटी में आकर अपनी ऊंचाई नापना चाहेगा, तो अपने पर पछताएगा ही। पर जब वही ऊंट रेगिस्तान के बियाबान में अकेला होगा, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन होगा और सबसे ऊंचा भी। यह रहस्य हम लोग कस्बे में पहुंचकर समझ पाए। मैं भी ऐसा कोई अवसर नहीं चूकता, जहां मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं। वह सचमुच अब प्रसन्न रहने लगी है नमिता। कर्मचारी शीतल पेय रख गया और दोनों पीने लगे थे। इस बीच नमिता का पति विनोद भी वहां आ गया था। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह काम से चला गया। राहुल को लगा कि विनोद अब पहले जैसा अस्त व्यस्त और बेढंगा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं रहा। वह काफी चुस्त दुरुस्त और व्यस्त सा लगा। राहुल मुस्कुरा दिया, तुमने तो विनोद की काया पलट दी नमिता। मैरिज होम में हम हर नए जोड़े से हंसती खिलखिलाती जिंदगी की इच्छा रखते हैं। इसलिए क्या एक औरत समझदारी से काम लेकर अपनी खुद की जिंदगी को खुशियों से नहीं भर सकती राहुल? जरूर भर सकती है, अगर वह पति का संबल बन जाए। राहुल मुस्कुराया, मुझे खुशी है कि तुमने विनोद को संभाल लिया नमिता। पता नहीं किन नजरों से ताकती रही नमिता राहुल को। राहुल भी उसे ताकता रहा। पता नहीं किसका लिखा वाक्य राहुल को उस वक्त याद आता रहा। औरतें मर्दों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, जीवन की समझ उनमें ज्यादा होती है। यह समझ ही तो है जो आज भी भारतीय परिवारों को बल और संबल प्रदान किए हुए है, जिससे आदमी अपने कद से ज्यादा ऊंचा उठा रहता है और आत्महीनता के दलदल में धंसने से बचा रहता है। औरतें ही तो हैं जो विनोद जैसे बेढंगे व्यक्ति को भी ढंग के आदमी में बदल देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।